नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 24 का रण और आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में। ये गांधी हॉल परिसर का स्मारक का पूरा खूबसूरत नजारा जो आप ड्रोन कैमरे की मदद से इस वक्त देख रहे हैं। इंदौर की खूबसूरती, इंदौर की राशि ठाट बाट, इंदौर के खान पान के क्या कहने। लेकिन हाल ही के दिनों में इंदौर की सियासत जिस तरह से जबरदस्त तरीके से सुर्खियों में है देश के, उसका भी कोई सानी नहीं है। इंदौर लगातार कहीं ना कहीं यह साबित करता है कि वो दूसरों से हटकर है, दूसरों से खास है और इंदौर वालों ने पूरे देश और पूरी दुनिया में अपनी खास जगह बनाई है। इंदौर में यूं तो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं जो इस लोकसभा के अंदर आते हैं, वैसे तो 9 हैं लेकिन एक धार में आता है और 8 पर बीजेपी काबिज है। 89 से आज तक बीजेपी के सांसद बनाते रहे। सुमित्रा ताई रिकॉर्ड 8 बार जीत करके सांसद बनी और उन्होंने देश में इंदौर की एक बहुत ही सौम्य और अच्छी छवि स्थापित की। लोकसभा स्पीकर जैसे बड़े संवैधानिक पद पर सुशोभित होकर इंदौर का नाम रोशन किया। अब यहां पर शंकर लालवानी जी हैं जो पिछला चुनाव 5,47,000 से ज्यादा मतों से, रिकॉर्ड मतों से वो जीते थे। खास बात यह है कि इंदौर में इस वक्त चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी अंतिम दिन और अंतिम चंद घंटों पहले फॉर्म वापस ले लेते हैं अक्षय कांति बम और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या उनके ऊपर कोई दबाव था, यह सवाल उठा। कैलाश विजयवर्गीय जी के मैनेजमेंट को लेकर के बातें हुई और बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं कि इसकी जरूरत क्या बीजेपी को वाकई में थी। इंदौर की जनता क्या सोचती है, इंदौर के लोग क्या सोचते हैं और यहां पर मुद्दे क्या हैं। यहां पर नगर निगम में बीजेपी, सांसद, विधायक, तमाम बीजेपी, डबल इंजन की सरकार तो सुना होगा। यहां तो बोगियां भी अगर हम बात करें तो वो बीजेपी की हैं। अब इस पर हम बात करेंगे आज 24 के इस रण में। उससे पहले कि हम सियासी बात शुरू करें, यहां कुछ युवा हमारे साथ, एक बार जोरदार तालियों के साथ सबसे पहले आप लोगों का मैं बहुत स्वागत करूंगा। और हमारे साथ कुछ खास युवा मौजूद हैं। आप कुछ सियासत पर कुछ लिखने आए हैं, लिखना चाहते हैं, इन्होंने कुछ लिखा है। जरा हम समझते हैं कि इंदौर का देखिए एक युवा क्या सोचता है सियासत के लिए। जरा वो कविता हमें सुनाइए जो अभी आप कुछ देर पहले मुझे सुना रहे। जी, मैं एक कलाकार हूँ, युग गौतम नाम है मेरा। और कोई भी कलाकार किसी भी पार्टी के साथ या खिलाफ नहीं होता। हमारा फर्ज है कि हम देश के लिए आगे आएं। तो मैं एक रचना सुनाता हूं आपको जो कि मैंने थोड़ी देर पहले लिखी है कि खूब सेकते सियासी रोटी सत्ता के मैदानों में, खूब सेकते सियासी रोटी सत्ता के मैदानों में, नहीं देखते हाल है कैसा जनता के मकानों में, नहीं देखते हाल है कैसा जनता के मकानों में। पक्ष विपक्ष में उलझ गया है नेता इस नवभारत का, पक्ष विपक्ष में उलझ गया है नेता इस नवभारत का। उलट फेर अपने खातिर करते हैं संविधानों में, उलट फेर अपने खातिर करते हैं संविधानों में। अजब हमारी भोली जनता जुमलों में फंस जाती है, हिंदू मुस्लिम करके नेता सफल हमें उलझाने में। राशन शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे क्यों पीछे रह जाते हैं, राशन शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे क्यों पीछे रह जाते हैं। सही सवाल करो ना छोड़ो कसर फर्ज निभाने में। 2 बंद हो रहे हैं। जो भी नेता मंत्री बनकर हम पर शासन करता है, हम ही जिम्मेदार हैं उसको उस पद तक पहुंचाने में। बात करे जो जन जन की, हमको वो नेता चुनना है, बात करे जो जन जन की, हमको वो नेता चुनना है। आग लगी है वैसे भी ज्यादातर की जुबानों में। अंतिम बंदे, जो जितना भी सक्षम है वो उतना तो कर सकता है। सबसे कह रहा हूं, जो जितना भी सक्षम है वो उतना तो कर सकता है। सबकी भागीदारी लगती बेहतर वतन बनाने में, सबकी भागीदारी लगती बेहतर वतन बनाने में। जब चुनाव का मौका हो तो सही चुनाव जरूरी है। आखिरी 2 पंक्तियां हैं। जब चुनाव का मौका हो तो सही चुनाव जरूरी है, वरना साल निकल जाएंगे रोना रोते जाने में। कि आपस में लड़ना छोड़ो हम मिलकर लड़े हैं दुनिया से, आपस में लड़ना छोड़ो हम मिलकर लड़े हैं दुनिया से। सबने खून बहाया देश को हिंदुस्तान बनाने में। बहुत बढ़िया युग गौतम, बहुत शानदार। और देखिए इंदौर के युवा भी अगर देश के लिए इतने संवेदनशील हैं तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्यों कहा जाता है कि सियासत बिल्कुल अलग और जुदा तरीके से चलती है। हमारे साथ अलग अलग विधा के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी चूंकि पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि बहुत गंभीर मसला है, लेकिन गंभीर मसले पे अगर कोई बात गंभीरता से कह दें तो उससे लोग बुरा मान जाते हैं। तो हमारे सरस्वती पुत्रों के पास ये वरदान है कि वो सुई भी चुभो देते हैं और रोने भी नहीं देते। तो कुछ और कहना चाहेंगे। हमारे साथ एक और बड़े वरिष्ठ कविवर जी हैं। जी बताइए, सियासत पर क्या कहेंगे आप? देखिए साहब, वर्तमान परिदृश्य में सियासत को लेकर मैं यदि कोई बात आपके बीच, इन सारे श्रोता समूह के बीच अगर कहना चाहता हूँ, 24 का रण है और न्यूज़ 24 का ये कार्यक्रम है और न्यूज़ 24 को
के माध्यम से मैं पूरे देश को एक संदेश देना चाहता हूं कि एक छंद के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं। समझने की आवश्यकता है कि राजनीति में हुआ है बदलाव इतना कि सरकार पर अब एतबार आएगा और गालियों की भाषा अब होगी बंद यहाँ पर, गालियों की भाषा अब होगी बंद यहाँ पर, एकमात्र नेता ही बड़ा भूचाल लाएगा और आंधियों में उड़कर ईवीएम पर वोट गिरे, एकमात्र दल ही बड़ा प्रभाव लाएगा और एक दल ऐसा होगा भारत में इस बार, बहुमत उसका तो 400 पार जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी भाई साहब, आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले मैं न्यूज़ 24 के दर्शकों को विकास लोया प्रणाम करता हूं। देखिए, जैसा आपने बोला, कभी अपनी बात जो है तंज के माध्यम से रख देते हैं। इंदौर के हाल आप सभी ने अभी देखे ही हैं कि इंदौर के क्या हाल हुए हैं, तो 4 पंक्तियों के माध्यम से बात रखता हूं। जुबां पर चाशनी लेकिन हृदय विष का खजाना है, कोई कब घोंप दे खंजर किसी का क्या ठिकाना है, कोई कब घोंप दे खंजर किसी का क्या ठिकाना है। और सुनिएगा बात आगे। मुझे सब लोग कहते हैं भरोसा कर जमाने पर, जरा तुम ही बताओ क्या भरोसे का जमाना है, जरा तुम ही बताओ क्या भरोसे का जमाना है। और क्या होता है, एक इस राजनीतिक परिदृश्य में मैंने देखा है कि लोग अपनी विचारधाराओं के चलते इन राजनीतिक दलों के चक्कर में अपने आपसी संबंध खराब कर लेते हैं। ये मनभेद, जो मतभेद होते हैं विचारधारा के, वो कब मनभेद में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो वहीं पर 4 पंक्तियां रखता हूं। परायों की इबादत में अजीजों से जिरह कर ली। ये इंदौर से जोड़ करके देखिएगा साहब। परायों की इबादत में अजीजों से जिरह कर ली, हंसी महफिल जला कर राख हमने बेवजह कर ली। इधर दोनों तरफ प्यादे हुए हैं खून के प्यासे, उधर दोनों वजीरों ने न जाने कब सुलह कर ली, उधर दोनों वजीरों ने न जाने कब सुलह कर ली। बहुत बढ़िया लोया जी। तो देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो लोया जी ने भी तंज कस दिया, तमाम लोगों ने तंज कस दिया। अभी हम आएंगे आप लोगों के पास, लेकिन आप लोग यहाँ पर चल लीजिए। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट भी रहेंगे, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, यहाँ के व्यापारी हैं, यहाँ के सम्मानित नागरिक हैं, सभी लोग हैं। हम कार्यक्रम को शुरू करेंगे और जाहिर सी बात है कि स्टेज पर हमारे विशिष्ट अतिथि भी पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इंदौर में यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है वो क्या जनता को की नज़र में सही लगता है, गलत लगता है, ये हम पूछेंगे। पहले जनता का एक राउंड है जनता से, वो मैं करना चाहूंगा। आपको क्या लगता है जो यहाँ हुआ, अक्षय कांति बम जी वापस आए, वो ठीक था? अक्षय बम जी अपने खुद से वो कुछ भी नहीं करा है, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा थे। अच्छा। हाँ, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो, और उनके ऊपर प्रेशर आने के बाद उन्होंने जल्दबाजी में कुछ फैसला लिया, क्योंकि उसके कॉलेज का कुछ मसला था। अच्छा। हाँ, नहीं तो आप कह रहे हैं, अक्षय जी तो नहीं बोल रहे हैं? अक्षय जी का जांच एजेंसी बैठ रही थी, जांच एजेंसी भी अब नहीं कर रही है जांच, तो उसके ऊपर हाँ, उन पर तो जमानत निरस्त हो गई, आप कह रहे हैं जांच नहीं कर रही? नहीं, तो आप उनके ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ मैं कुछ। जब इंसान जो है, एक शेर है कि जब इंसान का दिल हो बेअमल तो जज्बात से क्या होता है, और इंसान जब कहे 400 पार है, इंसान जब कहे 400 पार है, तो इंसान जब दिल हो बेअमल तो जज्बात से क्या होता है। बारिश बहुत होती है, बारिश बहुत होती है, लेकिन खेत अगर खराब हो, बंजर हो, जंगल हो, तो उसमें फसल पैदा नहीं हो सकती है, फसल कभी पैदा नहीं। ठीक है, चलिए तो हम कार्यक्रम को शुरू करें। अपने औपचारिक तौर पर हमारे साथ
जो है कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं और ये कार्यक्रम हम अपने दर्शकों को बता दें कि अपने खास पार्टनर्स के जरिए हम लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ एसोसिएट हैं सेज यूनिवर्सिटी, मंगलायतन यूनिवर्सिटी जबलपुर, सुजुकी मोटर्स, आईएसटी इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्वींस कॉलेज और चमेली देवी पब्लिक स्कूल। बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं जनता का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले अपना तारुफ मैं मेहमानों का करा देता हूं। मैं यहां पर बता देता हूं कि हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हेमंत जोशी जी प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर शामिल हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं हेमंत जी। हमारे साथ बीजेपी से नरेंद्र सलूजा जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर आए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ, और खास निर्दलीय प्रत्याशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभय जैन जी। और खास बात यह है कि आरएसएस के पूर्व प्रचारक रहे हैं अभय जैन जी, और आरएसएस का मन आखिर बीजेपी से कैसे भटक रहा है इनके लोगों का, जिनका जीवन बीजेपी को खड़ा करने में निकल गया, वो भी हम पूछेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मोती सिंह पटेल जी भी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं जेपी मूलचंदानी जी, प्रदेश प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं मैं। और संतोष गौतम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। तमाम लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं। अभी हम यहाँ पर अपने गेस्ट जो हैं ये चेंज भी होंगे पैनल बाई पैनल। सबसे पहले मैं सवाल जो है सलूजा जी आपसे बनता है, शुरुआत आपने की थी पार्टी छोड़कर जाने की, लाइन लगा दी और ऐसी लाइन लगा दी कि कोई बचा नहीं पीछे, क्या कहेंगे? देखिए अभिलाष जी, मैंने जब शुरुआत की थी उस समय का दौर था, हिमाचल और कर्नाटक कांग्रेस जीती थी, भावी अवश्यम भावी रोज होर्डिंग लगते थे, मंत्रिमंडल तय हो गया था। जैसे वो शादी में होता ना, मेरे चाचा की शादी में जलूल जलूल आना, ऐसे नकुलनाथ ने निमंत्रण भी दे दिया था कि उस मैदान पे शपथ होगी पिताजी की। तैयारियां, मंत्रिमंडल, विभाग, रोज चक्की में पीस देने की धमकी दी जाती थी, अधिकारियों को देख लूंगा, रोज कमलनाथ जी के भाषणों में होता था। उस समय लाइन लगी थी छोड़ने वालों की, लेकिन कांग्रेस छोड़ी थी मैंने अकेले ने। बड़ी धमकी आती थी, देख लेने की धमकी दी जाती थी, सरकार आ रही है, और इस तरह की बातें की जाती थी जो बोलना भी इस मन से शोभा नहीं देता। लेकिन ठीक है, काम किया। यदि सार्वजनिक जीवन में है तो डर किस बात का। सरकार आई, अच्छे बहुमत से आई, लेकिन जो लोग उस समय तमाम तरह के तंज कसते थे, बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो लोग हमारे वहाँ लाइन लगा के बाद में खड़े रहे, और उनके नेता भी हमारे दरवाजे से लौटा दिए गए। बड़ी बेचारों ने मशक्कत करी, दिल्ली पड़े रहे, लोगों ने तो डीपियां बदल ली, भगवान राम जी की डीपी लगा दी और लिख दिया कि हम भी जा रहे हैं, और बुला भी नहीं रहे थे, और बारात तैयार हो गई 1,000 लोगों की। लोग ट्रेनों से पहुंच गए दिल्ली, कोई प्लेन से पहुंच गए, और लिखने लग गए हम भी हमारे नेता के साथ, जय जय श्री राम, हम भी भगवान राम के साथ। लेकिन कई लोग बेरंग लौटा दिए गए और जो अच्छे लोग थे वो शामिल कर दिए गए। तो बड़ी दयनीय स्थिति है। बेचारे कांग्रेस के लोग संघर्ष तो करते हैं, लेकिन वो जिस नेता के लिए संघर्ष करते थे वही दिल्ली पहुंच गए थे दल बदल करने। बड़ी बुरी स्थिति से कांग्रेस गुजर रही है। पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद कमलनाथ जी कहाँ हैं किसी को पता नहीं, कौन से विदेश में, कौन से देश में। दिग्विजय सिंह राजगढ़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप ये बताइए कि जो आपने किया, दिल पर हाथ रख के बताइए, ठीक किया? एक कांग्रेस का कैंडिडेट जो था, इंदौर की जनता की शिकायत है कि आपने इंदौर की जनता से वोट करने का हक ही छीन लिया। वो डिसाइड करते ना उन्हें किसको चुनना था। ये आप लोगों को एक तरफ कहते हो कि हम 400 पार जीत रहे हैं और दूसरी तरफ सेंधमारी करते हो, इस तरह से बातें कही जा रही हैं। किसने कहा सेंधमारी करते हैं? कोई किसी ने ऐसा वीडियो जारी किया क्या? किसी ने प्रमाण दिया क्या? किसी ने आरोप लगाया क्या? आज अक्षय बम की, लक्ष्मीनारायण पाठक जी मैं बोल दूं फिर आप भी बोलना, सवाल करिए, आपका जवाब देंगे। अब अक्षय बम की आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पूरी मीडिया के सामने खड़े रह के 1.25 घंटे तक जवाब देते रहे, हर चीज का उन्होंने सिलसिलेवार जवाब दिया। क्या कोई मीडिया ने कोई उनसे प्रश्न छोड़ा? कोई दबाव प्रभाव से लेकर तमाम तरह की बातें कही, सबका उन्होंने जवाब दिया। केस की बात करी, कॉलेज की बात करी, फैकल्टी की बात करी। अरे यदि अक्षय बम आरोप नहीं लगा रहे कि मेरे पे दबाव प्रभाव हुआ, तो जो लोग हमारे एक मित्र साथी भी कह रहे थे कि प्रेशर में है, तो वो प्रेशर का कोई प्रमाण तो सामने आना चाहिए ना। प्रेशर कोई बोले तो सही, अक्षय बम बोलेगा नहीं और लोग प्रेशर की कहानियां बनाने लग जाएंगे, तो प्रेशर सामने तो आए। ठीक है, ठीक है। गौतम जी, ये जो पूरा चुनाव था ये बड़ी उम्मीदों से लड़ा जा रहा था, लेकिन जो हुआ है उसको लेकर क्या कहेगी कांग्रेस और आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो फिनोमिना चालू हुआ है ये सूरत से पहले चालू हुआ, फिर खजुराहो में हुआ, फिर इंदौर में आया, और इसके बाद पुरी में भी सुन रहे हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी ने नाम वापस लिया, और उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की तानाशाही कोई भारत में पहली बार नहीं हो रही है।
इटली, जर्मनी, तमाम देश इसके गवाह हैं जहां ये तानाशाही शुरू हुई थी। और इस तानाशाही के बाद ये हमसे सबूत मांगा जा रहा है कि प्रेशर का सबूत दीजिए। प्रेशर का सबूत कैसे दे पाएगा वो व्यक्ति जिसको साफ उसके सिर पर तलवार लटका रखी है कि उसे जेल में डाल देंगे, अकारण ही जेल में ठूस लेंगे। अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन जैसे देशव्यापी उदाहरण हमारे सामने हैं। तो एक फिल्म आई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ फिल्म का, लेकिन उसमें गोविंदा और संजय दत्त थे, तारा और सितारा उनके नायक थे। तो तारा और सितारा देश में घूम रहे हैं और एक तारा सितारा इस शहर में घूम रहे हैं, और उन तारा सितारा को हर व्यक्ति जानता है, चाहे जिसका अपहरण करके बलात् कभी भी ले जा सकते हैं गाड़ी में और डरा धमका कर उसे कुछ भी बुलवा सकते हैं। तो निश्चित रूप से जहां तक अक्षय बम की बात है, पूरी तरह से उनको डराया गया है, धमकाया गया है, पुराने केसों में उलझाने की कहानियां कही गई हैं। ठीक है। सुन लीजिए एक बात और कहना चाहता हूं, और ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, यह बात इस शहर की 9 बार की सांसद रही श्रीमती सुमित्रा महाजन ने कही है कि उनके पास फोन आ रहे हैं कि अच्छे लोग बोल रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, इस बार हम नोटा को वोट देंगे। ये मेरे शब्द नहीं है, ये सत्तन जी के शब्द हैं, ये सुमित्रा महाजन के शब्द हैं, ये हर एक बुद्धिजीवी के शब्द हैं जो इस शहर में निवास करता है। लेकिन गौतम जी एक बात बताइए, जैसे मैंने सलूजा जी से कहा कि दिल पे हाथ रख के बताइए क्या ये ठीक हुआ, आप दिल पर हाथ रख के बताइए क्या इंदौर में अक्षय कांति बम से बेहतर कांग्रेसी उम्मीदवार नहीं मिला था आपको? बताइए। निश्चित रूप से अच्छे विकल्प हो सकते थे, मैं इनकार नहीं करता हूं, और मैं दिल पर हाथ रख के कहता हूं कि अक्षय से अच्छे विकल्प थे हमारे पास। लेकिन अगर एक बार अक्षय का चयन हो गया तो उसके बाद अक्षय ने जिस तरीके से काम किया, अक्षय की तो गलती है ही, लेकिन प्रजातंत्र को सुरक्षित रखने के लिए जिस दल की सर्वाधिक जिम्मेदारी है, जो देश इस प्रदेश की और देश की सत्ता में विराजमान है, वो देश यहाँ पर क्या हमारे सामने उदाहरण छोड़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री किस तरह से निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, किस तरीके से मुख्यमंत्रियों पर चुने हुए कार्रवाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो आ जाएगा वो दूध का धुला है, बाकी पूरी दुनिया भ्रष्ट है। आप देख लीजिए, अजीत पवार का उदाहरण देख लीजिए, हेमंता विश्वा शर्मा का उदाहरण देख लीजिए। देश में तमाम ऐसे उदाहरण है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और वो वॉशिंग मशीन में से धुल के सफेद हो गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो गठबंधन के सहयोगी हैं, चाहे हेमंत सोरेन हो, इन लोगों को जिस तरीके से सजा दी गई, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि इस देश में तानाशाही का प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, ठीक है। और इस बीच में हमारे अभिलाष साथ जी बीच में टोक रहा हूं, बोलिए। इन्होंने 2 सितारों की बात कही है। मैं तो कांग्रेस के 2 सितारे देखे थे जब अक्षय बम वापस गया था, एक देवेन यादव और एक अनिमोल सूरी। देवेन यादव का वीडियो पूरे देश भर में चर्चित हुआ, शायद वो जीतू पटवारी से बात कर रहे थे फोन पे। टिकट बेच दिए जाते हैं, पद बेच दिए जाते हैं, क्यों पैसे वाले को टिकट दिया, क्यों हम जैसों का हक मारा। अनिमोल सूरी ने कहा देश भर में घूम रहे हो हेलीकॉप्टर में, घर तो संभाल दो। जरा 2 सितारों का भी जिक्र मेरे मित्र कर दे तो अच्छा हो। जी हमारे बीच इस वक्त देखिए इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी आ गए हैं। बहुत ही सौम्य छवि रखते हैं, बहुत ही ऊर्जावान, प्रतिभावान और उम्मीदों के तौर पर इंदौर की सियासत में एक और कहते हैं ना कि चमकता सितारे के तौर पर अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। बहुत स्वागत है न्यूज 24 के इस कार्यक्रम में पुष्पमित्र जी आपका। पुष्पमित्र जी, चूंकि जनता की अदालत लगी है और आप अब चूंकि आपने चुनाव तो इस लायक रखा नहीं कि आप लड़ाई करें पुष्पमित्र जी चुनाव में तो बहुत मेहनत आपको करनी नहीं है, जैसा कि आप बीजेपी को पहले भी बहुत अच्छे से जीती थी, पिछला चुनाव तो रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते थे, इस बार सामने प्रत्याशी नहीं है, लेकिन सवाल तो फिर भी उठते हैं। आपसे पहला सवाल यह है कि जिस तरह से ये फाइट हुई, ये कहा जाता है कि एक पहलवान मजबूत था, एक पहलवान कमजोर था और सबको पता था कि शायद ये जीत जाएगा, लेकिन फिर खबर आती है कि पहलवान जो कमजोर पहलवान था उसकी टांग तोड़ दी गई है, अब लड़ाई ही नहीं हो रही है। तो यह जो हुआ है पूरा का पूरा सिनारियो, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या आपने इंदौर की जनता से वोट करने का अधिकार, जो एक तरह से कहा जाता है कि वो छीन नहीं लिया, ऑप्शन खत्म कर दिया आपने? एक तो मैं आपके टांग तोड़ने की बात से असहमत हूं। कई बार बड़े पहलवान को देखकर छोटा पहलवान वॉकओवर भी दे देता है ना। आप अक्षय कांति बम को बोल रहे हैं वॉकओवर दे दिया उन्होंने? आपने कहा कि वो छोटे पहलवान थे। हाँ, एक मैं कांग्रेस को कह रहा था। आप अक्षय जी को ले गए। देश में कांग्रेस बहुत छोटा पहलवान हो आपने पिछला चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीता था, इसलिए मुझे लगा था। एक तो छोटे पहलवान ने बड़े पहलवान को देश हित में और मोदी जी का जो दुनिया में आज मान सम्मान स्वाभिमान है, उस सनातन की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वॉकओवर दे दिया। दूसरा मेरा ये कहना है कि चुनाव अभी बाकी है। कांग्रेस के प्रत्याशी अगर अपना नामांकन वापस लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो उसके बाद भी 14 प्रत्याशी हैं। हमारे जनहित पार्टी के माननीय अभय जी हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा 13 कैंडिडेट और हैं।
और मेरा आपके माध्यम से पूरे देश को ये कहना है कि पहले दिन से ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ साथ दुनिया में भारतीय नागरिक के मान सम्मान और स्वाभिमान का चुनाव है। जितने ज्यादा वोटों से, जितने ज्यादा मत प्रतिशत से नरेंद्र मोदी देश में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, उतनी हमारी ताकत दुनिया में बढ़ेगी। देश में तो बढ़ी है। ठीक है। इसलिए ये चुनाव किसी एक सीट का नहीं है। ये चुनाव सनातन की परंपरा को मजबूत करने का है। ये चुनाव तिरंगे के मान सम्मान स्वाभिमान को और बढ़ाने का है। ये चुनाव देश के हर उस वर्ग को, दलित, शोषित, पीड़ित, वाल्मीकि समाज का, रविदास समाज का, इन सब लोगों को और मुख्य धारा में लाने का है। ठीक है पुष्पिंद्र जी, लेकिन कांग्रेस यहाँ अपील कर रही है कि नोटा दबाइए और नोटा जिताइए। आप एक बहुत बड़ी जीत लेकर आते हैं और अगर उस बीच खबर आती है कि इंदौर में सबसे ज्यादा नोटा पड़ गए, तो क्या आपको लगता नहीं कि फिर उस जीत का मजा किरकिरा हो जाएगा? क्योंकि फिर लोग उसको, मैं बिल्कुल स्वीकारता हूं कि लोग नकारात्मक चीजों को ज्यादा देखते हैं। फिर वो चर्चा इंदौर की सबसे ज्यादा नोटा पड़ गया, वहां देखिए ये हुआ था, तो ये डर तो नहीं है कहीं कि अगर नोटा ज्यादा पड़ गया तो फिर वो जीत का जो मजा है वो कम हो जाएगा? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में अपने मन से, विवेक से सबको मत करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने या चुनाव आयोग ने नोटा का प्रोविजन क्यों रखा? नोटा का प्रोविजन इसलिए रखा कि ऊपर जितने नाम लिखे हैं इसमें से मैं एक भी आदमी को ऐसा नहीं पाता हूं कि मैं वोट दूं। और अगर इंदौर की जनता को वोट देते समय ये लगता है कि ऊपर की लिस्ट में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिनको वोट नहीं देना चाहते हैं, तो ये उनका विवेक हो सकता है, उनका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि एक राष्ट्रीय पार्टी नोटा की तख्ती लेकर शहर में घूम रही है और वो कह रही कि उस लिस्ट में एक भी आदमी जनता नहीं चाहती जिसको वोट दे। मान लीजिए वो भाजपा को नहीं दिलवाना चाहते, तो बाकी 13 लोगों में से तो किसी का कह सकते थे। तो एक राष्ट्रीय पार्टी की क्या स्थिति हो गई है, इसको समझने की जरूरत है। इस पर प्रश्न खड़ा करने की जरूरत है कि लोगों ने कांग्रेस को इतना क्यों नकार दिया। ठीक है, यहाँ पर कोई अगर पुष्पिंद्र जी से कोई सवाल लेना चाहे तो मुझे बताइए, मैं उनका सवाल ले लेता हूँ पब्लिक से। आप जी, 1 मिनट में आ रहा हूँ, आप बताइए जी। माननीय भार्गव जी इंदौर के प्रथम नागरिक हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने जो ये कहा कि जो 16 लोग और खड़े हैं उनको भी मत देना चाहिए, इसका मतलब वो नोटा से कुछ उनको एतराज़ है। माननीय सत्यनारायण सत्तन जो मेरे क्लासमेट हैं उन्होंने भी ये बात का जिक्र किया है, और श्रीमती सुमित्रा ताई ने तो ऐसा कहा है इसके लिए प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत आदर के साथ, विनम्रता के साथ प्रार्थना करूंगा कि जो जनता चाहती है उसको वहीं वोट देने दीजिए, फिर चाहे वो नोटा को स्वीकार करे या चाहे मैंने भी बिल्कुल यही कहा है जी। मैंने भी ये कहा कि इंदौर की जनता जागरूक है, विवेकशील है। अगर उनको मतदान करते समय ये लगता है कि ऊपर के 13-14 में से मैं किसी को नहीं देना चाहता हूं, तो वो नोटा दबाए। लेकिन एक बात, एक जागरूक नागरिक की तरह, एक जागरूक मतदाता की तरह हम सबको ये ध्यान रखनी चाहिए कि लोकतंत्र में जब तक आप अवेलेबल बेस्ट में से नहीं चुनेंगे तो आपका मत देना व्यर्थ है। ठीक है, हमारे सर आपने कहा कि उसने अपने अक्षय बम जी ने जाके नाम वापस ले लिया। आपने उस दिन का वीडियो देखा होगा कि किस तरह से 10-15 आदमी को घसीट के ले जा रहे हैं, और नाम उसने स्वेच्छा से नहीं लिया। मैंने नहीं देखा। आप देख ही नहीं सकते घसीटने वाला वीडियो किसी ने नहीं देखा। आपका चश्मा गलत लगा हुआ है। मुझे चश्मा लगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है। नहीं, घसीटने वाला वीडियो घसीट कौन कर सा ले गए है? थे? भाई साहब, मेरा प्रश्न भाई साहब से है। घसीटने एक वाला प्रश्न- वीडियो कहीं हो तो मुझे बताइए। एक- जिन लोगों ने घसीटा है उनकी मैं FIR कराता हूँ। एक प्रश्न जो बार बार आ रहा है कि अक्षय बम जी ने पार्टी छोड़ी, मेरा प्रश्न भाई साहब से है कि अक्षय बम जी ने नहीं, शहर में, प्रदेश में, पूरे देश में कांग्रेसी कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं, तो क्या वजह है कि सभी लोग कांग्रेस छोड़ना चाह रहे हैं? मेरा दूसरा प्रश्न है भाई साहब, मैं माफी चाहता हूं, मैं 3 प्रश्न है मेरे। दूसरा प्रश्न है कि नगर में, प्रदेश में और राष्ट्र में कहीं भी कांग्रेस का संगठन नजर क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, तीसरा, मैं माफी चाहता हूं, अंतिम प्रश्न है मेरा कि कब तक राहुल गांधी नाम की मिसगाइडेड मिसाइल को रीलॉन्च करने? पर्सनल सवाल हो गया।
आप जब तक मोदी जी को चलाना चाहें चलाइए, वो राहुल जी को चलाना चाहें चलाएं, जनता तय करेगी किसे क्या किसको ले रहा है। आप प्लीज अपने 2 सवालों का जवाब दीजिए जो मुझे तर्कपूर्ण लगे। मैं उसका उत्तर दे दूं। जी। इन्होंने अक्षय बम को लेकर सवाल किया है कि अक्षय बम जैसे मतलब कांग्रेस के उम्मीदवार ने मैदान को छोड़ दिया। मैं ये कहना चाहता हूं, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, यही बात पुष्यमित्र भार्गव जी ने भी कही थी कि ये गलती कांग्रेस पार्टी की है। मैं कहना चाहता हूं स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी राजनीतिक दल के प्रत्याशी को, वो भी मुख्य विपक्षी दल के प्रत्याशियों को मैदान छोड़ना पड़ रहा है, एक जगह नहीं कई जगह। तो इसके लिए केवल उस दल की गलती नहीं है, इसके लिए यह बात जिम्मेदार है कि इसके पहले के राजनीतिक दलों ने, चाहे वो सत्ता में रहे, किस प्रकार से राजनीतिक मर्यादाओं और शुचिताओं का पालन किया, किस प्रकार से उनके ऊपर तमाम एजेंसियों को लगाकर और लगातार दबाव डालकर जिस प्रकार से ईडी, सीबीआई, ये जो अपनी एजेंसियां बना ली गई। दूसरा एक और चीज सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग महिला शुचिता और महिला मर्यादा की बातें बड़ी करते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं, इस देश का प्रधानमंत्री पहली बार हमें ऐसा मिला है जिसने ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे व्यक्ति को, जिसके खिलाफ भारत की सारी महिला पहलवान खड़ी थी, उनके बेटे को टिकट दिया है। जो प्रज्वल रवन्ना, जो वहां पे देवगौड़ा जी के पोते हैं, उनके पक्ष में उन्होंने चुनाव प्रचार किया। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि महिला सम्मान के मामले में उनकी नीयत क्या है? कि 2014 के पहले क्या इस देश में विपक्ष का कोई नेता जेल नहीं गया? 2014 के पहले अमित शाह जी तड़ीपार क्यों रहे? उस समय ईडी और सीबीआई और कौन कौन से संगठन वो किसके लिए काम कर रहे थे, उन्होंने नहीं किया। भार्गव जी, पैमानों की बात हो रही है। इतने बड़े पैमाने पर 2-2 मुख्यमंत्री जेल में डाल दिए जाएं, इतने बड़े पैमानों पर ईडी सीबीआई के लोग छापे पड़े। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से दुरुपयोग किया है अपनी सत्ता का, तंत्र का, ईडी का, सीबीआई का, वो दुनिया देख रही है। ठीक है, जैन साहब हमारे साथ है। जैन साहब, आप तो बीजेपी को सींचने वाले संघ से संबंधित रहे, और जब बीजेपी अपने उरूज पर है तो जिन लोगों ने मेहनत की, नींव खड़ी की, वहां के लोग निकल करके अब चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। आप, क्या वजह है कि आपका मोह भंग हो गया बीजेपी से? हम बुराई के खिलाफ हैं जी, हमारी लड़ाई बुराइयों के खिलाफ है। उस दायरे में जो भी पार्टी आएगी वो जाएगी। रही बात हमारे पुराने बैकग्राउंड की, हमने कभी भाजपा के लिए काम किया नहीं है। हमने हिंदुत्व के लिए, राष्ट्रीयता के लिए काम किया है, और आज भी हम उसी उद्देश्य के लिए और एक राजनीतिक दल के रूप में। तो बीजेपी भी तो हिंदुत्व के लिए काम कर रही है, वो तो राम मंदिर बनवा रही है। वो उसके मंच के नारे हैं, पर उनका जो चरित्र है वो पूरा का पूरा कांग्रेस जैसा हो चुका है। धन के लिए, धन द्वारा, धन की राजनीति वो कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि, क्योंकि देखिए एक विरोधाभास हो जाता है ना, जब लोगों के पास वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी है बीजेपी, और उनकी आइडियोलॉजी भी लगभग वही दिखती है हिंदुत्व को लेकर जो आपके पास है, तो आपके पास ऐसा क्या अलग है जो जनता देखे कि नहीं, बीजेपी से ज्यादा हमें इस तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा? हमारे साथियों का अब तक का कैरेक्टर है पूरा का पूरा, 40 साल से वो पब्लिक लाइफ में है, सभी तरह की जिम्मेदारियां उनने निभाई हैं। ठीक है, वही उसका हमारा सबसे बड़ा। ठीक है, हमारे साथ हेमंत जोशी जी भी हैं, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। हेमंत जी, आम आदमी पार्टी को बहुत उम्मीदें थी इस लोकसभा चुनाव से, पर पहले मंत्री जी अंदर गए, फिर दूसरे मंत्री जी गए, फिर मुख्यमंत्री जी गए, अब तो लोग कहते हैं कि पूरी पार्टी अंदर है, और आप चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हम इस पर बात करते हैं, तो विरोधाभास लगता है। जरा जनता को जवाब दीजिए कि ऐसा क्यों? देखिए, आम आदमी पार्टी पंजाब में बहुत अच्छा परिणाम देने जा रही है, दिल्ली में हम 100% जीतने जा रहे हैं, और जहां जहां पे भी चुनाव लड़ेंगे, जैसे गुजरात में हमने 14% वोट शेयर लाया था, अब की भी हम धूम मचाएंगे। और जब बात करते हैं मुद्दों की, रोजगार पे कोई बात नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री जी बोलते थे 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, 10 साल हो गए, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार देने थे। यहाँ पर युवा बैठे हैं, पूछ लो आप उनको रोजगार की उनकी क्या हालत है। दूसरा बोलते थे किसानों की आय 2022 में दुगनी कर दूंगा, किसानों को एमएसपी तक नहीं मिल रही है, दुगनी की बात करते हैं। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हमारे महापौर जी बड़े सुलझे हुए आदमी हैं, अभी इनसे प्रश्न पूछा, 150 करोड़ का घोटाला निकला इंदौर में भी, और महापौर जी कहते हैं कि पिछली सरकार का था। पिछले 25 सालों से आपकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो पिछले सरकार कौन सी हो गई? घोटालों की आप बात करते, भ्रष्टाचार की बात करते। अजीत पवार का कहते हैं 70,000 का करोड़ का घोटाला है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, और अजीत पवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लेते हैं। छगन भुजबल देख लो, नारायण राणे देख लो, जनार्दन रेड्डी देख लो, प्रफुल्ल पटेल देख लो,
अशोक चौहान देख लो, ये भ्रष्टाचारी नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है 25 बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज भारतीय जनता पार्टी में। तो भ्रष्टाचार की 2 महीने नीति कैसे हो गई आपकी? इसकी जांच मुख्यमंत्री रहते होगी कि पद छोड़ के होगी? आज वो कैसे भी होगी, आपकी ईडी है, आपकी सीबीआई, आप सब कर रहे हो। आप तो इंदौर की बात करो, आप तो इंदौर की बात करो कि इंदौर के भ्रष्टाचार की जांच कब होगी और उसका परिणाम क्या होगा? उच्च स्तरीय कमेटी बन गई, सब माफ कर दिया आपने, सबको कर दिया। आज दैनिक भास्कर न्यूज देख लो, आप सब बड़े बड़ों को छोड़ने जा रहे हो। इंदौर जैसे पवित्र नगर में, इंदौर जैसे बड़े नगर में इतना बड़ा भ्रष्टाचार आपके नीचे हो रहा है। FIR हो गई, लोग जेल चले गए। हमने आने के बाद उसको खोद के निकाला है। आपकी सरकार थी पिछले 25 सालों से, पिछले 25 सालों से जिसने भी किया उसका भी खोद के निकाल दिया हमने। एक ही सवाल को, हमको और भी चीजें लेनी है, आपको सवाल करना चाहते हैं। मुझे एक तो 2 प्रश्न है मेरे। ये 2024 के रण में हम आए हैं और जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब भी ये बात आई थी कि आप पांडवों की तरफ होंगे कि कौरवों की तरफ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर राजनीति की बात आती है तो ऐसा तो है नहीं कि आपको 100% अच्छे लोग उसमें मिल रहे हैं, हमको अवेलेबल बेस्ट में से चुनना पड़ेगा। ये अभी 2 प्रश्न मेरे ये हैं कि ये जो कल कांग्रेस ने अंबेडकर प्रतिमा के वहां ये प्रदर्शन किया है कि आप नोटा को वोट दो, नोटा को वोट दो, तो क्या कांग्रेस स्वयं नोटा बन गई है या क्या है? पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ये है कि अगर माननीय अक्षय कांति बम जी अपना नामांकन वापस नहीं लेते तो क्या भी कांग्रेस के लोग इसी प्रकार नोटा का प्रचार प्रसार करते? जी जवाब दीजिएगा गौतम जी प्लीज। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। जब कांग्रेस का उम्मीदवार मैदान में होता तो कांग्रेस का काम करती, और निश्चित रूप से जब कांग्रेस का उम्मीदवार मैदान में नहीं है तो जो पूरे इंदौर की भावना है कि जिस तरीके से उससे उसके मतदान का हक छीना गया है, एक प्रमुख विपक्षी दल को मैदान से बाहर कर दिया गया है, तो कांग्रेस भी सबके साथ है। जी, यहाँ पर कुछ हमारे साथ सेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हैं और ये बहुत यंग स्टूडेंट हैं जो लगातार अब समाज से जुड़ने की, अपनी प्रतिभाओं को निखारने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल दीजिएगा। सर मेरा महापौर जी सवाल है, सर जिस तरीके से इंदौर में कांग्रेस के प्रत्याशी ने नामांकन वापस लिया है और कांग्रेस का जब प्रत्याशी था तो आपका ये दावा था कि हम लोग 8 लाख से जीतेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि इंदौर के मतदाता का इलेक्शन से इंटरेस्ट खत्म हो गया है, तो क्या आप लोग वोटिंग परसेंटेज वैसा कर पाएंगे? क्या आप लोग 8 लाख से जीतेंगे? बड़ी चुनौती है, वोटिंग परसेंटेज आप बढ़ा लेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने शंकर लालवानी जी के कैंडिडेट डिक्लेयर होने के पहले चुनाव प्रचार और चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कैंडिडेट कमल का फूल है। अक्षय कांति बम के नाम वापस लेने के बाद भी चुनाव प्रचार में एक रत्ती भर का फर्क नहीं आया। हम आज सुबह से राऊ विधानसभा में प्रचार कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के साथ छोटी छोटी बैठकें कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से भारतीय जनता पार्टी का मत बढ़ाने के लिए आह्वान कर रहे हैं। इसलिए कौन प्रत्याशी है या नहीं है, इससे अलग हम अपने प्रचार में लगे हुए हैं। ठीक है, आप सवाल। हाँ सर, मेरा सवाल है कांग्रेस प्रत्याशी जी से। सर जैसे आप बोल रहे हो कि बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, तो सर आपके जो मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम एनआरसी हटा देंगे, CAA हटा देंगे, 5% मुस्लिम का जो आरक्षण है वो वापस लाएंगे, तो सर जब सर ये तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति आपसे हुई ना सर, बीजेपी तो बोल रही है ना बात पूछ रहा है, वो प्रश्न मुझसे मुद्दों पे पूछ रहा है, आप जवाब दो इसका। सर इसका जवाब दो। सर मेरा सवाल तो सर मेरा सवाल विवेक हो जाने दो सर, विवेक हो जाने दो, विवेक हो जाने दो। मेरा सवाल ये है कि सर हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो कांग्रेस ही कर रही है, सर बीजेपी तो ये चाहती है ना कि सबका विकास सबका साथ। गौतम जी आप तुष्टिकरण करें तो ठीक, बहुत और बीजेपी ने मेजोरिटी को खुश करने के लिए कुछ बहुत अच्छी बात कही है, उठा लिए तो गलत। मैं इनका जवाब दे दूं। भाई साहब, आपने कहाँ देखा कि CAA हटा देगी कांग्रेस और ये सब कर देगी? जो चीजें ये आपने कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा है? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ के कृपा करके हाथ जोड़ के निवेदन है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का दिमाग यहाँ न लगाया कीजिए, आप थोड़ा पढ़ के आए, और कहीं घोषणा पत्र में, कहीं वचन पत्र में ये कहीं लिखा हो तो आप आकर बताइए हमें। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस ने ऐसी कोई बात नहीं की, और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जो दिन भर व्हाट्सएप पर झूठ फैलाती है, संघ के गौतम जी चलिए ठीक है, आपने नहीं लिखा, लेकिन ये बता दीजिए आप कांग्रेस CAA और NRC के पक्ष में है?
या विपक्ष में? मैं तो निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी देश के युवाओं की समस्या के पक्ष में, इन बरगलाने वाले मुद्दों के पक्ष में। तो आपको ये बरगलाने वाला मुद्दा लगता है ना? 2 करोड़ रोजगार की बातें करो, 15 लाख खाते में आए कि नहीं उसकी बात करो। तो आपको लगता है सीए और एनआरसी देश को बरगलाने का मुद्दा है? पार्टी को ये देश चुनने कांग्रेस को वाला नहीं लगता है। है सीए और एनआरसी देश को बरगलाने का मुद्दा है? बिल्कुल, देश को बरगलाने के मुद्दे हैं। ठीक है, आपका आंसर आ गया सर। मेरा आपके माध्यम से पूरे देश के कांग्रेस के हर कार्यकर्ता से ये प्रश्न है कि वो सीए के साथ नहीं हो सकते, हो सकते। अरे मेरी बात प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे महापौर जी। आप तो बताइए 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, उस पर जवाब दीजिए। उस पर भी ये इतना भर बता दें कि सीए है क्या, पक्ष विपक्ष तो दूर की बात है। देखिए, ये मेरे युवा साथी बैठे हैं, मैं इंदौर शहर की नहीं पूरे देश की बात करता हूँ। 2014 में माननीय मोदी जी आए, वो 20 साल का लड़का था, वो 20 साल की उम्र में वो मोदी मोदी कर रहा था, 30 साल की उम्र में मोदी मोदी करता आ रहा है, मगर वो बेरोजगार है। आज मोदी जी ने देश में एक सबसे अच्छी चीज़ युवाओं को दी है कि आज का युवा ड्रीम 11 पे टीम बना रहा है। ड्रीम 11 क्रिकेट पे वो सिर्फ टीम बनाने का काम कर रहा है, वो लूडो खेल रहा है। और मोदी जी ने एक काम और बहुत अच्छा करा, जो मंगलसूत्र की बात माननीय मोदी जी ने की थी, वो ड्रीम 11 क्रिकेट टीम बनाने के चक्कर में जो पैसा हार रहा है ना, तो वो अपनी माँ के मंगलसूत्र बेच के वो पैसा ड्रीम 11 टीम में दे रहा है। ना ठीक है, बिल्कुल आपका आरोप ठीक है, लेकिन हमारे देश का युवा आज भारत में जो भी स्वाभिमान जो भारत का स्थापित हो रहा है विदेशों में, पूरी दुनिया में, उसमें भी हमारे देश के युवा की भूमिका है। आप बताइए। देखिए, जहाँ तक युवा की बात है तो मैं बोलना चाहता हूँ कि इंदौर के लिए गर्व हो सकता है कि मेरा खुद का बेटा आज फोन पे में डिजिटल मार्केटिंग का पूरे देश में हेड है, और 20 करोड़ लोग हमने इसमें खड़े किए हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सभी एक सूत्र से बोल रहे हैं कि मोदी जी ने जो काम किया है, आज हमने 8,000 करोड़ का इनकम टैक्स चुकाया है और देश को इस लेवल पे ले जाया है कि वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ नेता में आज मोदी जी का शुमार होता है। ठीक है, यहाँ हमारे साथ एक खास कैंडिडेट है जिन्होंने निर्दलीय के तौर पर पर्चा भरा था और अभी हमारे कार्यक्रम में वो आइए प्लीज मेरे पास आइए। और उनका कहना है कि उनका नामांकन, मैं दावा नहीं करूंगा क्योंकि ये चुनाव आयोग की निष्पक्ष प्रक्रिया पर कोई सवाल नहीं होता, लेकिन वो कह रहे हैं किसी ने फर्जी साइन करके उनका नामांकन पत्र वापस ले लिया, ऐसा कुछ हुआ? जी सर। नाम बताइए। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह झाला है और ऐसा हुआ है। और अभी मैंने कोर्ट में, हाई कोर्ट में दिया था, उनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन ये आई है कि जब तक चुनाव प्रक्रिया, एक 329 एक आर्टिकल है, उसके हिसाब से जब तक आपका पूरा जो प्रक्रिया, जब चुनाव प्रक्रिया चालू हो जाती है, जब तक चुनाव प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाएगी तब तक आपका जो जांच है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो मैं हाई कोर्ट का पूरा सम्मान करूंगा और आशा करूंगा कि मुझे प्रशासन भी मदद देगा, और साथ ही में जो भी बंद कमरे में हुआ है उसकी फुटेज और सारी चीजें उपलब्ध करवाई। कोर्ट पर भरोसा है आपको? हम उम्मीद करते हैं कि आपको न्याय मिलेगा। बहुत शुक्रिया, आप प्लीज बैठिएगा। तो आपकी बात यहाँ तक चूंकि हमें पहुंचानी जरूरी थी इसलिए हमने आपकी बात पहुंचा दी है, लेकिन यहाँ मेरे साथ कुछ साथी और मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे? देश में विकास हो रहा है, सब कह रहे हैं सिर्फ मोदी 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 और कोई बात ही नहीं होती, स्थानीय नेताओं को तवज्जो नहीं मिलती, स्थानीय कार्यकर्ता को तवज्जो नहीं मिलती। उससे भी बड़ी चीज ये बताइए, इतनी तेजी से तमाम लोग अगर आते रहेंगे, आप जैसे लोग जो ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष हैं और जो इतनी मेहनत करते हैं और पार्टी को इस हद तक आप सपोर्ट भी करते हैं बीजेपी को, आपको ठीक लगता है कि कांग्रेस से लोग आ जाते हैं जिनका आप विरोध करते हैं, जिनके खिलाफ आप नारे लगाते हैं, फिर उन्हीं के लिए लगाना पड़ता है, जिनके पोस्टर फाड़ने में आप गुरेज नहीं करते थे, अब उन्हीं के पोस्टर लेके गाड़ी पर घूमेंगे, ठीक लग रहा है? देखिए, कांग्रेस अब खंडर हो चुकी है और खंडर में कोई नहीं रहेगा, इसलिए उस खंडर को छोड़ छोड़ के लोग मंदिर की तरफ भाग रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इंदौर शहर के प्रत्येक मजदूरों के लिए योजनाएं ला रही है और उनको योजनाएं दे रही है। मैं भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ का अध्यक्ष हूं। इंदौर में 35,000 ऑटो है और हमारे सभी ऑटो चालक खुश है नरेंद्र मोदी जी से और देश की उनकी केंद्र की दी हुई योजनाओं से। आप शीशे, झूमर, अलमारियां निकाल लाएंगे तो पार्टी खंडर हो ही जाएगी ना। आप ये कर रहे हैं, ठीक लग रहा है आपको? देखिए, शीशे झूमर उन्हीं के घर में गिरते हैं जिनकी दीवारें कमजोर हो चुकी है। कांग्रेस को अपनी दीवार मजबूत बहुत बढ़िया, ठीक है, सुनाइए। आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? सब ठीक चल रहा है क्या? आपको लगता है, आप खड़े हो जाइए, आप युवा हैं, आपको क्या लगता है रोजगार वगैरह की व्यवस्था है पूरी देश? सब सरकारी नौकरियों के लिए बैठे रहते हैं, इस कारण से प्राइवेट नौकरियों और कोई नहीं जाता। तो सरकारी नौकरी का वादा क्यों देती है सारी पार्टियां? बस ये क्वेश्चन है मेरा। सरकारी नौकरियों का वादा क्यों किया जाता है? रोजगार की बात हो रही है। हमारे साथ महिला शक्ति भी है यहाँ पर। आपको क्या लगता है मैडम, आप बताइए, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं इस वक्त? पहले से बेहतर हालात? पहले से महिला सुरक्षित है। नारी शक्ति वंदन द्वारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नारी सम्मान के लिए ही कई योजनाएं निकली है। और अक्षय बम का तो वैसे अब मुझे लगता है कि नाम होना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। जब उन्होंने ले लिया है तो खत्म हो गया, अब बम का नाम तो होना ही नहीं चाहिए। जब उन्होंने अपनी मर्जी से लिया है नाम,
तो उनका नाम अब इतना प्रचार करने की जरूरत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है ना, वो कभी ये कर भी नहीं पाएंगे। ये सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं पर हमेशा फेल रहेंगे। मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को बहुत सुरक्षा प्राप्त हुई है और शक्ति वंदन के माध्यम से उन्होंने संपूर्ण स्त्री शक्ति को सशक्तिकरण के रूप में खड़ा किया है। हमारे माननीय मोदी जी देश में हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारे अभी 2 दिन पहले ही हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई मैं बोलना नहीं चाहूंगी, जीतू पटवारी जी ने एक बहन के लिए बहुत ही अच्छे शब्दों का उपयोग किया। मैं यहाँ बताना नहीं चाहूंगी, कांग्रेस की नीति इस तरह की है कि उन्होंने स्त्रियों का सम्मान नहीं है और इसीलिए सारे लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आप क्या? अभी यहाँ पर हम बहुत बड़े मुद्दे पे बात करते हैं जो लोकतंत्र का महापर्व है, और यहाँ हमें नेशनल सिक्योरिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ फॉर इंडिया, इन मुद्दों पे बात करनी चाहिए, ना कि ये छोटे मुद्दों पे। आज इससे पहले कभी आयुष्मान योजना के बारे में सुना था? आज देश के गरीब लोग जो पंक्ति में बैठे आखिरी व्यक्ति है उस तक स्वास्थ्य लाभ पहुंच रहा है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से। और 70 साल से बड़े बुजुर्गों के लिए भी अब उस योजना में जगह बना दी गई है। तो हम नेशनल सिक्योरिटी, वॉज इंडिया सच सेफ? इसके पहले 2014 के पहले आवर कंट्री वॉज threatened by the neighbor countries. आज किसी की हिम्मत है जो आंख उठा के देखे? We have a national security at the level that we are supporting the neighboring countries rather than we are not the target and victim. We are the strongest one. Not only this, जो डिफेंस की फैसिलिटीज है वो इससे पहले कभी नहीं रही है इंडिया के पास। तो इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। अनुशासन की आवश्यकता है, जिसको ये तानाशाही कहते हैं वो अनुशासन है, और वो आज हमारे देश की जरूरत है, और इस समय हमें इस सख्त अनुशासन की बहुत आवश्यकता है। महापौर जी देखिए, ये बड़ा गंभीर सवाल है। ये बड़ा परिप्रेक्ष्य में इन्होंने बिंदु छेड़ दिया कि ये कहा जा रहा है कि हिटलर शाही आ गई है। और मुझे याद आता है कि एक असदुद्दीन ओवैसी जी नेता हैं बहुत बड़े, वो कह रहे हैं कि जो हालात हिटलर ने यहूदियों का किया था, जिस तरह से कत्लेआम किया था, नरसंहार किया था, जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं कि यहूदियों की पूरे के पूरे महिलाओं और बच्चों को गैस चैम्बर में भरकर जहरीली गैसों से मार दिया जाता था, यातनाएं दी गई थी और लगभग लाखों करोड़ों यहूदियों को कत्ल कर दिया था हिटलर ने। उस तरह के हालात मोदी जी ने देश में बना दिए। क्या कहेंगे आप? मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि जो 12 करोड़ टॉयलेट बने वो सबका साथ सबका विकास का उदाहरण है। उसमें कितने टॉयलेट उन सबको मिले हैं जिन पे ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं ओवैसी जी? 11 करोड़ महिलाओं के घरों में गैस चूल्हा आया है, उसमें कितनी महिलाओं को चूल्हा मिला है जिसके लिए ओवैसी जी अपनी बात रखते हैं? जिन 3 करोड़ लोगों को घर मिले हैं उसमें से वो कितने लोग हैं जिनके लिए ओवैसी जी आवाज़ उठाते हैं? वो लोग कौन हैं जो लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी और आयुष्मान भारत का लाभ लेते हैं? मैं उनसे प्रश्न करता हूं, वो एक नाम मुझे बताएं उन 80 करोड़ लोगों में से जिसने चाहा हो और उसके घर पे अनाज नहीं पहुंचा हो। ठीक है गौतम जी, आप क्या कहेंगे? इतने काम तो हो रहे हैं देश में और कई ऑन रिकॉर्ड चीजें, भेदभाव के। आप देश में से वो लिस्ट निकालिए कि इतने लाभार्थियों में से कितने मुस्लिमों की संख्या है। ज्यादा तो रेशो मुस्लिमों का है उसमें जी। आज अयोध्या नगरी, पवित्र जो नगरी है राम की, उस नगरी में न्यायालय के आदेश के कारण हमको उसी मस्जिद के लिए जगह देनी पड़ी। और भविष्य में वहाँ पर एक बहुत बड़ी मस्जिद बनेगी और हमेशा के लिए एक वो याद दिलाने वाली समस्या बनी रहेगी। ये भी हमारे लिए विचार करने की बात है। ठीक है, एक बात पूरी होने दीजिए जी, बोलिए जैन साहब। दूसरी बात, 370 की हमने समाप्ति कश्मीर के हालातों को बदलने की थी। आज भी कश्मीर में हमारे हिंदू जो वहाँ से विस्थापित है पंडित लोग, उनको वहाँ रहने के लिए माहौल नहीं बना है। ठीक है। तीसरी बात, 10 साल हो गए हमारी सरकार को नागरिकता संशोधन विधेयक, जिसको CAA बोलते हैं, विदेशों से प्रताड़ित हिंदुओं को वहाँ पर नागरिकता देने के लिए 5 साल बाद कानून आया। कानून बनने के 5 साल बाद भी सरकार को फुर्सत नहीं मिली कि एक भी हिंदू को नागरिकता के लिए फॉर्म जारी कर दें। अभी उन्होंने चुनाव के ठीक पहले फॉर्म जारी किया है, नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू की है। ठीक है। चौथी बात, हमारी जो आर्थिक नीतियां हैं पूरी की पूरी अमेरिका परस्त पूंजीवादी नीतियां हैं। हमारी हिंदुत्व की और भारत की विचारधारा और स्वयं दीनदयाल उपाध्याय की एकात्म मानववाद की विचारधारा इस पूंजीवाद की और इस भौतिकवादी भोगवादी विचारधारा की विरोधी है, जिस पर
पूरी तौर से आज की सरकार चल रही है। ठीक है, भार्गव जी आप जल्दी से जवाब दे दीजिए। राम मंदिर का मुद्दा उठाया, सीए का मुद्दा उठाया, पूंजीवादी विचारधारा का मुद्दा उठाया, क्या कहेंगे? देखिए, देश में लोकतंत्र है, संविधान है और न्यायालय है। देश में अगर कोई विवाद है तो इनमें से कोई भी संस्था अगर उसका हल देती है तो वो दुनिया में मान्य है। प्रभु राम जी का मंदिर का विवाद चूंकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मान्य करना पड़ेगा। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि माननीय अभय जी राम मंदिर कैसे बना इसके कष्ट में क्यों जा रहे हैं। वो बन गया, उसकी खुशी मनाना आवश्यक। दूसरा जम्मू कश्मीर में केवल कश्मीरी पंडित नहीं, अब देश के किसी भी हिस्से का कोई भी नागरिक वहां जाके रह सकता है। तो मैं चाहता हूं कि कुछ लोग मध्य प्रदेश से जाएं, वहां रहें और उनके साथ काम करें, तो और कश्मीर को मजबूत करें। ठीक है, यहाँ पर कुछ और लोग हमारे साथ हैं जी। आपको क्या लगता है? एक मिनट जी, मैं 1 मिनट चाहूंगा आपसे। जी देखिए, हमने राम मंदिर का आंदोलन क्यों चलाया था? एक मंदिर की देश में कमी थी इसलिए चलाया था। हमने आंदोलन चलाने वाले हम जो लोग थे, हमने भारत की जनता को एक निश्चित भारत का स्वरूप देने के लिए चलाया था। और उसका सबसे आदर्श नमूना था राम राज्य, जो आगे चल के शिवाजी के रूप में हिंदवी स्वराज्य के रूप में आया था। और राम राज्य की जो कुछ शर्तें थीं, फंडामेंटल शर्तें थीं। पहली शर्त थी वहाँ पर शिक्षा का व्यापार नहीं होगा, गरीब से लेकर अमीर तक सबको एक समान एक साथ निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। दूसरा, जीने का अधिकार गरीब को भी है और अमीर को भी है, इसलिए चिकित्सा का व्यापार नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। आप जो बातें कर रहे हैं ना, एक मिनट, आप जो बातें कर रहे हैं ये बहुत ही आइडियलिस्टिक बातें हैं, अच्छी बातें हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं। आप लोग कह रहे हैं कि आपने आंदोलन चलाया था, उसके बाद से राम मंदिर बना पाए क्या? अब जब बन गया, आप विद इन दी पार्टी रह करके एक बड़ी बहस छेड़ते कि आप इसको अब इस तरह से ठीक कीजिए। आपको मस्जिद के लिए जमीन देने पर आपत्ति थी तो आप विद इन दी पार्टी करिए। आपको लगता नहीं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो एक खास विचारधारा के लिए खड़ी पार्टी है उसके दो धड़े हो जाएंगे और कमजोर हो जाएगी? आपके लिए विचारधारा बड़ी है या आपका तरीका बड़ा, ये बताइए मुझे। आप तरीके पर ज्यादा फोकस है, मुझे ऐसा लग रहा है, बजाय इसके कि वो टारगेट कैसे अचीव करें। देखिए, जब कोई बात सुनी नहीं जाती किसी फोरम पे, तो फिर हमारे लिए आगे बढ़ना होता है। ठीक है, आप बढ़िया, आपको शुभकामनाएं हैं। हमारे साथ कांग्रेस के कुछ और लोग हैं। हमने जन आंदोलन चलाए, हमारे जन आंदोलन के लिए आप जगह नहीं देंगे। हमको अपनी बात मनवाने के लिए जब लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया में शामिल होना पड़ता है, उसी विचारधारा। ठीक है, नहीं वो बहुत अच्छी बात है, हर किसी को हक है। आप बताइए बीजेपी के लिए क्या कहेंगे? अभी माननीय भार्गव साहब ने एक बात रखी थी कि नोटा के लिए कांग्रेस प्रचार कर रही है। माननीय भार्गव साहब, शंकर ललवानी जी को आप निर्दलीय प्रत्याशी बना दीजिए और फिर जनता से आप निवेदन करें कितने उनको लोग पसंद करेंगे। इस देश को चलाने के लिए जो राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और दोनों का रहना बहुत जरूरी है। आपने एक तरफ बोल रहे 400 पार, दूसरी बार आप बोल रहे 8 लाख से जीतेंगे। 8 लाख से जीतने वाला ऐसा कृत्य कभी नहीं करता। आप इस पर जवाब दीजिए भार्गव जी। भार्गव जी, ऐसा है, ये प्रश्न करने का अधिकार आपको इसलिए नहीं है कि आप अपने घर को संभालो। ठीक है, चलिए बताइए क्या सवाल है? सवाल नहीं, यही जवाब देना चाहता हूं मैं एक 4 पंक्तियों के माध्यम से। जो लोग दूसरों की कमजोरियां देखने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि अक्षय कांति बम को बीजेपी वालों ने अपने साइड में ले लिया, वो लोग जरा अपना घर भी देखें। कहीं ऐसा तो नहीं कि अक्षय की कांति का क्षय हो रहा था कांग्रेस पार्टी में और कोई बम फूट रहा था? 4 पंक्तियां कहता हूं कि समय पर हो अगर कोशिश जटिल हल भी निकलता है। समय गुजरा तो फिर मसला संभाले ना संभलता है। इशारे ना समझना भी खता है शाख की वरना। इशारे ना समझना भी खता है शाख की वरना। जुदा होने से पहले रंग तो हर पत्ता बदलता है। जुदा होने से पहले रंग तो हर पत्ता बदलता है। जी, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश को युवा प्रधानमंत्री चला रहे हैं और मेरा ये कहना है कि युवा का मतलब कभी उम्र से नहीं होता है, युवा का मतलब सोच से होता है। नहीं तो एक वो उम्र से युवा आलू से सोना बना देता है। वो गलत है, वो तो आप लोगों ने दुष्प्रचारित किया था। जैसे अमित शाह जी का दुष्प्रचारित हुआ था तब तकलीफ हुई, आप ही की गोली का इलाज आपसे किया गया तब दर्द समझ में आया। ना बैठिए आप।
मैं तो भार्गव जी से इतना पूछना चाहती हूँ कि आज तक की कांग्रेस ने सभी दलित समाज के लोगों को लालीपाप खिलाए हैं। क्या आप लगता है कि बीजेपी आने के बाद मुंह मीठा करवाएंगे? जी, दलितों के लिए क्या करेंगे भार्गव जी? मुंह मीठा तो बहुत छोटी बात है। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि देश की आज़ादी के बाद अभी चाहे सरकारी नौकरियों की बात हो, प्राइवेट संस्थानों में नौकरी की बात हो, किसी भी कार्यक्रम में या किसी भी आयोजन को नेतृत्व करने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी में दलित, शोषित, पीड़ित सबसे अग्रणी पंक्ति में। और ये इस बात को मैं अधिकार से इसलिए कह सकता हूं कि आज 11 बजे हमारे वाल्मीकि समाज के बाल योगी पंडित गुरुवर श्री उमेश नाथ जी महाराज का पूरे इंदौर ने सामाजिक समरसता के भाव से भव्य स्वागत किया और उनके संदेश के आधार पर काम करने का संकल्प लिया है। ठीक है, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? जी आइए। मेरा पहला सवाल महापौर जी से है कि जब जब इलेक्शन आते हैं जब तब भारतीय जनता पार्टी मंदिर मस्जिद और जाति धर्म के नाम पर बात करती, किसान के हित में बात क्यों नहीं करती, जवान के हित में बात क्यों नहीं करती, नौजवान के हित में बात क्यों नहीं करती? भारतीय जनता पार्टी ने ही नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप लोगों ने इसे नारे को उल्टा करके रख दिया है। साथ आम जनता और किसानों की आय का सर्वनाश और उद्योगपति मित्रों की आय का विकास। आपको क्या लगता है, कैसा चल रहा है यहाँ पर? क्या आपको लगता है यूथ जो है एम्पावर फील करता है, इंडिया जो है वो बहुत मजबूत हुआ है? सर, पहले की कंपैरिजन में तो काफ़ी मजबूत हुआ है, क्योंकि हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 60 साल में जैसा राज्य में मतलब जो विकास रुका हुआ था वो 10-15 साल में एकदम स्पीड से तुरंत बदल ही जाएगा। तो धीरे धीरे तो बदल ही रहा है। सर, साथ में मैं हमारे कांग्रेस प्रत्याशी से ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि अब तो कांति जी ने छोड़ दिया है, विड्रॉ कर लिया अपना नाम, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि सबसे पुरानी पार्टी हमारे देश की आज 415 सीट से 40 सीट पर आई है? क्या कांग्रेस ने स्वयं इसका आत्ममंथन कभी किया है? गौतम जी, ये बड़ा सवाल है। बार बार बोलते हैं कि आप सिर्फ ये बोल देते कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अपनी तरफ। वो एक शेर बहुत फेमस है, सब जानते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवजह नहीं, बेवफा नहीं होता। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। कांग्रेस की अपनी कमियां हैं, कांग्रेस उनका आत्ममंथन कर रही है। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो इंदौर में कृत्य किया उसका सबूत अभी आपने एक निर्दलीय प्रत्याशी को बुलाया था, उन्होंने क्या कहा कि उनके साइन किए ही नहीं उन्होंने, और उसके बावजूद उनका फॉर्म वापस हो गया। तो ये सुन लीजिए। हाँ। सब जुडिस भले ही है, लेकिन आरोप तो है ना ये, इसीलिए तो मंच दिया सर। मैं निश्चित रूप से कहना, और किसमें हिम्मत है जो मंच दे दे? हमने दिया मंच। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी सराहना करता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इंदौर के हालात ये हैं, इंदौर के हालात ये आप देख लीजिए। अगर इनकी बात मान ली जाए पूरे देश में चाहे आप खजुराहो देख लो, सूरत देख लो, पूरी देख लो, हर जगह यही हालात है। ठीक है, हर जगह यही हालात है, हर जगह दबाया जा रहा है। भार्गव जी बोलिए। मैं न्यूज़ 24 को बधाई देता हूं कि उन्होंने उनको बुलाया, उनकी बात सुनी। मैं आपको भी बधाई देता हूं कि आप ये बात उठा रहे हो कि उनका फॉर्म इल्लीगली रिजेक्ट हो गया। मेरा ये कहना है कि इस एक फॉर्म को इल्लीगल रिजेक्ट कराने में हमको क्या लाभ है? अगर हम 14 का करवाते, सुन लीजिए महापौर जी, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। मैं इसका जवाब देना का कराते हैं, नहीं, वैसा आप आरोप लगाते हैं। बिल्कुल 23 आदमी का रिजेक्ट करा दिया और हमारा कैंडिडेट निर्विरोध हो गया। बहुत अच्छी बात कह दी। तो हमारा हमारे ऊपर कोई आरोप लगता। कृपया शांत रहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि इंदौर को सूरत बनाने की पूरी कोशिश की गई थी। अगर इनको एक दिन और मिलता तो निश्चित भाई साहब, सूरत इंदौर बन रहा है, स्वच्छता इन्होंने कोशिश की थी, ये उसमें कामयाब नहीं हुए। ठीक है, यहाँ सवाल लेना चाहेंगे। देखिए जी, बताइए। हम लोग यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए, और ये जो जोश यहाँ दिख रहा है, मुझे लगता है ये वोटिंग के दिन होना चाहिए। हर एक घर से 100% वोट डालने चाहिए। यहाँ कहा जाता है सबका साथ सबका विकास। यहाँ मुद्दे दिए थे 2014 में हमारे मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने, कि बेरोजगारी हटाई जाएगी, रोजगार दिया जाएगा और बहुत सारी योजनाएं लाएंगी जहां हमारे देश का विकास होगा। और एक सवाल है बस मेरा यहाँ पे, क्या हमारा घर जलता है तो उसे आग बुझाते हैं कि हम पड़ोसी के देश में जाते हैं उनके घर की आग बुझाने के लिए? जब मणिपुर जल रहा था, हमारे प्रधानमंत्री महोदय वहां नहीं गए, वहां बहन बेटियों को सड़कों पे जलाया जा रहा था। ठीक है, आप ये 2-3 सवाल सुन लीजिएगा, बीजेपी का जिससे हो, कांग्रेस का जिससे जवाब दीजिएगा, शॉर्ट में सवाल रखिएगा। नेप्स स्कीम है जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसमें कई युवाओं को रोजगार मिल रहा है। अब रोजगार का मतलब पर सरकारी नौकरी नहीं है,
रोजगार में प्राइवेट काम भी आते हैं, तो आज के युवाओं को पूरा रोजगार मिल रहा है। ठीक है, आप क्या कहेंगे? ठीक चल रहा है सब या कुछ गड़बड़ है? नहीं, सबसे पहली बात यह है, भारतीय जनता पार्टी को अगर विश्वास था कि वो इंदौर से चुनाव जीत रहे हैं, तो फिर कांग्रेस के प्रत्याशी को रमेश सवाल हो गया और पहले हो गया। नहीं, कैलाश विजयवर्गीय द्वारा उनका फार्म उठवा, शुरू में इसी से सवाल हुआ था, आप शायद लेट आए होंगे। मुझे मेरा सवाल कांग्रेस से है। राहुल गांधी थोड़े दिन पहले बोलते हैं कि हम 50% रिजर्वेशन बढ़ा देंगे, सेंसस कराएंगे कास्टिज्म का, तो वो ये क्यों नहीं करते कि हम रिजर्वेशन खत्म कर देंगे या फिर डेवलपमेंट करेंगे? आप एक तरफ कहते हैं कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम करती है, आप SC ST OBC जनरल करते हैं। पहले आप कहा जाता है कि हिंदुओं के खिलाफ थे, और अब इस तरह की आपके एजेंडे से बू आती है युवाओं को कि शायद आप मेजोरिटी के खिलाफ हैं, सामान्य वर्ग के खिलाफ हैं, ब्राह्मण ठाकुरों के खिलाफ हैं। ये जो डिविडेंड वाली पॉलिसी है, इसको लेकर क्या आपका स्टैंड है सर? देखिए, निश्चित रूप से मैंने तो अभी तक ऐसे हिंदू मुस्लिम की अभी कोई बात की नहीं। आप बार बार ये प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का एक भी शब्द अगर मैंने बोला हो तो आप बताइए, पहली बात। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरह क्या कांग्रेस भी जातिगत आधारित राजनीति अपने स्वार्थ के लिए करना चाहती है? कांग्रेस उन वंचितों को हक दिलाना चाहती है जो जिनको की भारतीय जनता पार्टी लगातार जब चुनाव होते हैं तो उनको हिंदू बना लेती है, लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त होते हैं उनको दलितों में तब्दील कर देती है, उनको पिछड़ों में तब्दील कर देती है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है ये उसी RSS से निकली है, जिसके गुरु गोलवलकर ने दलितों के लिए क्या क्या नहीं बोला है, ये बात विचार नवनीत में लिखी गई है। भाई साहब, विचार नवनीत में क्या लिखा है वो आपको शायद ठीक से पता नहीं है। नहीं, मैंने तो विचार गुरु नवनीत पूरी गोलवलकर पढ़ी है। जी और मैंने तो पूरी मोहन राव पढ़ी है, और भागवत निश्चित रूप जी से और हम हमारे बहस कर सकते हैं कि हेडगेवार आज वो मुद्दा नहीं जी, है। आप जिस दिन आज चाहो वो मुद्दा बहस नहीं है। कर लेना। नहीं, इस निश्चित रूप देश से, में निश्चित रूप दलितों से, को मुख्य निश्चित धारा में रूप से। लाने का काम यदि किसी ने किया ठीक है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ठीक है ने सर, किया है। पुस्तक में प्रकाशित है। नहीं, बिल्कुल गलत बात नहीं बोलोगे आप। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं, आदरणीय महापौर जी सब उपस्थित हैं। आपने 50 बार राम जी की और धर्म की बात रख दी। अभी माननीय PCC चीफ के घर के बाहर महिला मोर्चा ने आपके आंदोलन करा था, वहां पर श्री राम जी को पैरों तले कुचल दिया, उस पर क्या कहेंगे? वो एक जो तस्वीर आई थी उस पर भावनाएं हाथ हुई होंगी। ना, ठीक है। अगर मोदी जी की 10 साल में इतनी उपलब्धियां हैं तो आज भी उनको म से मटन, मांस, मछली, मंगलसूत्र मुस्लिम पे क्यों बोलना पड़ रहा है, और म से मणिपुर पे क्यों नहीं बोलते? यही मेरा एक बहुत गंभीर सवाल है मेरा कांग्रेस से। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार युवा नेतृत्व को खड़ा किया। पुष्यमित्र भार्गव जैसा महापौर युवा नेता हमारे पास है, कांग्रेस युवा नेतृत्व क्यों नहीं खड़ा कर पाई? और जो अक्षय कांतिवंत तो बहुत युवा था, सारे युवा तो आप ले आ रहे हो। कांग्रेस पार्टी ने अपनी क्रॉप को नष्ट किया, विचारधारा को नष्ट किया, इसके लिए कांग्रेस दोषी है। उसने लोकतंत्र को कलंकित किया अपने परिवारवाद के चल। जी बताइए। जैसा कि अभी ये कांग्रेसी मित्र कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण अपना अल्पसंख्यकों के लिए नहीं बोलती है और SC ST OBC के लिए बोलती है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि माननीय राहुल गांधी जी लगातार जब ये बोलते रहते हैं कि ये इसमें हम आरक्षण हटाकर मुस्लिमों को दे देंगे, तब इनकी बोलती कहां चली गई थी? लगातार बोला गया है। राहुल गांधी जी कौन सा भाषण है कि इनसे पूछिए कौन सा भाषण है? राहुल गांधी जी ने कब बोला? बताइए, कोई सबूत दीजिए। नहीं, सबूत दीजिए, कौन से भाषण में बोला? सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। अभी प्रदेश अध्यक्ष माननीय आपके पूरी तरह से झूठ है ये। कर्नाटक करना चाहिए इसका। एक मिनट ही झूठा है, इन्होंने जो प्रश्न किया वो झूठा है। ये देखिए, ये पूरी तरह से झूठ है। भैया जी ने बोला कि कांग्रेस को युवा खड़ा करना था। अरे एक मिनट रुको यार, युवा को खड़ा किया था कांग्रेस ने, गठबंधन ने खड़ा किया था। अरे उसको कैप्चर क्यों किया फिर आप लोगों ने भाजपा ने? जब आपको जीत का विश्वास था तो उनको उठा के लेके जाने की क्या? अब अपन राष्ट्रीय मुद्दों पे बात करते हैं। 2014 के पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, इनका कहना था कि 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष मिलेगी, नहीं मिली युवाओं को। उल्टा 2 करोड़ 10 लाख नौकरी इन 10 सालों में चले गई। हर 2 घंटे में बेरोजगारी इतनी फैल गई, 2 घंटे में 3 युवा आत्महत्या कर रहा है। ये मेरा नहीं, NRBC का रिपोर्ट है। और तीसरी बात सुनिए, बेरोजगार ये हुए, इनकी मानसिकता बेरोजगार हुए। देखिए, मैं एक चीज बोलना मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी इमरती देवी के बारे में बोला, रस के बारे में। इमरती देवी जो हमारी विधायक आज चुनाव भी लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता भी है, उनके लिए रस का वो उपयोग करा
कि इनमें रस कम हो गया है, तब मैं कांग्रेस से बोलना चाहता हूँ, क्या सोनिया गांधी आप उसी का विरोध कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं भाई साहब आप। ना ना ना, मैं सबसे पहले आपको साधुवाद देना चाहूंगा कि आप बहुत ही अच्छी बहस चला रहे हैं और गलत चीजों को आउट कर रहे हैं। जिसका ये कह रहे हैं वो तोमर जी ने उपयोग किया था शब्द, लेकिन मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मैं सीधी मुद्दों की बात करना चाहता हूं। भाजपा मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, लेकिन इंदौर की जनता बुद्धिजीवी है, भारत की जनता जाग चुकी है, मुद्दों से अपना ध्यान नहीं भटकने देगी। महिलाएं, किसान, बुजुर्ग सब लोग विरोधी हैं भाजपा के। भाजपा जीत सकती है तो सिर्फ मशीन से, सब जानते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, पीछे कुछ लोग रह गए हैं। जी बताइए। आदरणीय महापौर जी बहुत ही अच्छे अधिवक्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, और जब ये बने थे महापौर, सुन लो भैया, जब महापौर बने थे तो इंदौर को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन आए दिन ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो इंदौर को जल्दी सीधे निर्णय पे, भूमिका नहीं, आए दिन ऐसे निर्णय हो रहे हैं जो दुर्गति की ओर ले जा रहे हैं। 107 करोड़ का घोटाला निकला, सारे अधिकारियों को क्लीन चिट मिल गई इनके शासनकाल में। अधिकारी सुनने को नामती ले रहे हैं, कचरा की गाड़ियां आना बंद हो गई है। 6 महीने से निगम की कंप्यूटर शाखा बंद है, उलूल जुलूल काम हो रहे हैं, किसी का काम कुछ नहीं हो रहा, और नई टेंडर इंदौर की समस्याएं लेंगे आप। सब बंद हो गए हैं वहाँ। इनके जितने उलूल जुलूल काम थे ना वो सब बंद हो गए हैं। ठीक है जोशी जी, एक मिनट। जोशी जी इंतजार कर रहे हैं। जोशी जी, आपको क्या लग रहा है इंदौर की बात करते हैं, बहुत देर हो गई बाहर की बात करते हुए, हम मणिपुर, पाकिस्तान और पता नहीं कहां घुमाए, अब इंदौर पे आ जाते हैं। इंदौर में कौन सी 3 सबसे बड़ी समस्याएं आपको लगती हैं जिसको बीजेपी नहीं हल कर पा रही? देखिए, बीजेपी बात करती है सबसे बड़ी तो भ्रष्टाचार की समस्या है। इंदौर यदि इतना स्वच्छ शहर है, इतना वो है, तो इतना भ्रष्टाचार क्यों है? और महापौर जी से सवाल पूछा जाता है तो कहता पिछली सरकार का। पिछले 25 सालों से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी काबिज है। पिछले 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी राज्य में शामिल है, और पिछले 10 सालों से सेंटर में। तो जब इतनी होने के बाद में भी भारतीय जनता पार्टी में इतना भ्रष्टाचार क्यों है? बात करते हैं बड़ी बड़ी कचरे। ठीक है, यहाँ और सवाल नहीं है। जो रोजगार की बातें की जा रही है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो सामने कांग्रेसी प्रवक्ता जी हैं, मैं आपसे प्रश्न करूंगी कि आप बताइए 2014 के पहले स्टार्टअप जैसी विचारधारा आपने सुनी थी, या आपने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो हमारे यहाँ पे चल रही है अभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ऐसा कुछ आपने सुना था? या अभी जो 27 करोड़ स्वरोजगार योजना वितरण जो चल रहा है, ऋण दिया जा रहा है, या फिर स्वयं सहायता समूह में जितनी अभी संख्या बढ़ रही है, क्या आपने ये पहले सुना था? सर देखिए, एक बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। बच्ची छोटी है, उसको पूरा इतिहास नहीं पता है। इस देश के अंदर सेंट्रल स्कूल से लेकर नवोदय विद्यालय, IIT, IIM, देश के नवरत्न, जितनी भी कंपनियां और जितने भी बड़े बड़े नवरत्न स्थापित हुए, ये कांग्रेस की देन है। बेटा थोड़ा पढ़ाई कर लो, फिर उसके बाद मैं आप जो 7 IIT, 7 IIM, 390 विश्वविद्यालय, 318 मेडिकल कॉलेज, जनता पार्टी के राज में जितने भी आंकड़े सब झूठ है, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। नहीं बना, एक IIT नहीं बना। भारतीय जनता पार्टी के 2014 के बाद एक भी काम नहीं हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पास। क्या काम हुआ जो मैं आपको बता रही हूँ, 7 IIT, 7 IIM, 390 विश्वविद्यालय, 318 मेडिकल कॉलेज, हमारे कोई लिखित आंकड़ा है आपके पास? ठीक है। और सेंट्रल स्कूल नवोदय के किस्से तो पुराने हैं। गौतम जी, आप ठीक है, सुनिए आगे अपने पूर्वजों से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताइए, अल्पसंख्यक डरे हुए हैं, ओबीसी साहब कह रहे हैं कि भाई हम तो यहूदियों जैसे नरसंहार हो जाएगा, गैस के चैम्बर में बंद करके मारा जा रहा है, और बिल्कुल हिटलर शाही जैसा यहाँ माहौल है, और जो यहूदियों की हालत थी वो देश में मुसलमानों की। आप क्या? बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू मुसलमान कभी नहीं करा। करप्शन जो भी करा है तो कांग्रेस में हुआ है। ये सारे हिंदू मुसलमानों का जो भी करा इन्होंने किया है। 3 तलाक का कानून प्रधानमंत्री जी लेकर आए। कि कांग्रेस आई तो देश की जितनी संपत्ति और संसाधन है उस पे पहला हक मुसलमानों का हो जाएगा। ये तो झूठ बोल रहे हैं महाराज, महापौर जी, ये तो सरासर गलत है। नहीं, आप आज ये बताइए, ऐसा बताइए कि कहाँ बोला? पहला मोदी जी ने बोला। नहीं, ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने बोला। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो गलत का है। ये तो मैं कह रहा हूँ कि गलत का है। मनमोहन सिंह जी का बयान सुनो। मनमोहन सिंह का बयान सुनो। प्रधानमंत्री गलत कह रहे हैं। गौतम जी, इतने बड़े पद पर रहकर इतना बड़ा झूठ बोलना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। गौतम जी, 1 मिनट। गौतम जी, सवाल पूरा होने दीजिए। आज ये बताइए कि राधिका खेरा जी ने 40 साल तक आप लोगों की राजनीति के बाद आज क्यों इस्तीफा दिया? क्योंकि आपके इसमें सम्मान है ही नहीं। अब इसमें भी बीजेपी तो नहीं है कहीं शामिल? गौतम जी, देखिए, डराया तो नहीं है उन्हें? उनकी संपत्ति की जांच
कुछ तो नहीं है, रिजाइन किया आज उन्होंने मैं रोक स्पष्ट करके। बता मुझे देना- बताइए, राधिका खेड़ा जी की संपत्ति की लीजिए। जांच तो नहीं हो रही, कोई ईडी आईटी सीबीआई तो नहीं लगी उनके पीछे, वो भी पार्टी छोड़ गई। आप उनसे प्रश्न पूछ रहे थे, तब तक मैं महापौर जी की बात का जवाब नहीं दे पाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है, हाँ। तो नरेंद्र मोदी जी के तो डबल स्टैंडर्ड्स हैं। हाँ। आप प्रज्वल रेवन्ना पर प्रधानमंत्री का क्या स्टैंडर्ड बताइए? बिल्कुल, मैं प्रज्वल रेवन्ना बताइए, जी, प्रज्वल मैं रेवन्ना प्रज्वल का रेवन्ना मणिपुर पे ले का लेता हूँ। स्टैंड है। महिलाओं के ब्रजभूषण सम्मान पे आप बात कर रहे हैं, ब्रजभूषण मैं शरण उनसे सिंह ले का लेता हूँ, स्टैंड बिल्कुल ले बताइए, लेता हूँ। प्रधानमंत्री गौतम जी आप राधिका बताइए। खेड़ा पर जवाब दे दीजिए, आपके बाद मैं प्रज्वल रेवन्ना जी प्रज्वल रेवन्ना पर पूछिए, आप हाँ। सवाल पूछिए आप। अच्छा ठीक है, चलिए। प्रज्वल रेवन्ना और ब्रजभूषण शरण सिंह पर आपका क्या कहना है? उनके बेटे को टिकट दे दिया और ये जो सब हुआ है, इसको प्रधानमंत्री जी प्रचार करने गए, उनका न केवल टिकट दिया, प्रधानमंत्री जी। जी प्रचार करने गए, जी। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया है। हाँ, क्या क्या कहेंगे आप उनके बेटे को टिकट को लेकर? भारतीय जनता पार्टी जब टिकट देती है तो देश हित में काम करने वाले सुलझे समझदार लोगों को देती है। जिनको टिकट दिया वो देश के साथ हैं, तो प्रधानमंत्री जी भी उनके साथ अगर हैं। ऐसे दुष्कर्मी लोग अगर देश के साथ हो तो अब लानत है ऐसे आप दुष्कर्मियों पर। सवाल नहीं पूछ सकते, आप राधिका खेड़ा पर जवाब दीजिए। अब देखिए, राधिका खेरा जी केवल एक व्यक्ति है जो अगर पार्टी छोड़ के गई तो एक व्यक्ति पार्टी छोड़ के सुन लीजिए, गई, एक व्यक्ति पार्टी छोड़ के गई, आधी पार्टी हो गई, आप सुन कह रहे तो हैं। लीजिए, राजस्थान में से तमाम उदाहरण है जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में है, तो आप- क्या उन पर कोई उत्तर देंगे? ये मित्र से पूछना चाहता हूं कि आपके शोषण से बीना की विधायक निर्मला सप्रे जी अभी जस्ट जो कांग्रेस की विधायक थी, 10 मिनट पहले आपके शोषण के कारण भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, तो सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, राजस्थान में से तमाम उदाहरण है, कई महिला नेता और कई पुरुष नेता भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आ रहे हैं, उन पर जवाब दीजिए आप, उनको तो उन पर सवाल नहीं जवाब पाए। दीजिए आप। तो महिलाओं का शोषण, अरे ये कौन सी बात हुई? प्रज्वल रेवन्ना कौन है? प्रज्वल रेवन्ना कौन है? ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है? ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी दुष्कर्मियों को संरक्षण देने वालों की ठीक है। पार्टी है, मेरा स्पष्ट आरोप है। मुद्रा लोन के तहत 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लोन मिल चुका है, जो कि स्वरोजगार योजना के तहत मिला है। साथ ही 9 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी मिली है और 1.25 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप शुरू किए गए हैं, जिसमें 20 से 25 लाख रोजगार मिले हैं। अगर इनको सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए तो वो तो कभी नहीं मिल सकती। रोजगार 5 से 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिल चुका है। ठीक है, आप क्या कहेंगे? कुछ हो रहा है महिलाओं के लिए? देखिए, कहा जा रहा है कि प्रज्वल रेवन्ना जैसे व्यक्तियों को टिकट दिया गया, ब्रजभूषण जैसे लोग हैं उनके बेटे को टिकट दिया। देखिए, कांग्रेस बार बार हिंदुत्व की बात करती है, जातिवाद की बात करती है, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो भी योजनाओं का लाभ दिया है, तो क्या उसके लिए उन्होंने ऐसा बोला है कि ये योजनाओं का लाभ सिर्फ हिंदुओं को मिलेगा? क्या मुस्लिम वर्ग उसका लाभ नहीं ले रही है क्या? गौतम जी यहाँ महत्वपूर्ण सवाल मैं करता हूँ। ठीक है, एक मिनट, एक सवाल मुझे कर लेने दीजिए, आप इजाजत दे दें तो। गौतम जी, ये बार कही जा रही है, बैठिए। एक्चुअली जब कांग्रेस घोषणा पत्र लाती है, कांग्रेस कहती है कि हम एक खास वर्ग के लोगों को विदेश जाने के लिए स्कॉलरशिप देंगे। आप बीजेपी का एक घोषणा पत्र की मुझे एक कोई लाइन बताइए जिसमें लिखा हो कि हम मुसलमानों के साथ ये वाली योजना नहीं लाएंगे या हिंदुओं के लिए लाएंगे। तो आप तुष्टीकरण क्यों करते हैं सर? आप क्यों लिखते हैं? आप सारे बच्चों को दीजिए ना, आप सारे बच्चों को दे दीजिए। पूरी सुनेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को आज मुस्लिम और हिंदू ये सब बातें क्यों उछालनी पड़ रही है? क्योंकि उनके पास इस बात का जवाब नहीं है। आपने दिया, मैं आपके घोषणा पत्र पे बात कर रहा हूँ। हम अपने घोषणा पत्र में केवल विकास की बातें कर रहे हैं। आपने एक खास वर्ग को आपने स्कॉलरशिप देने का वादा नहीं किया। नहीं, मेरी बात तो सुनिए, तो हमने केवल एक को नहीं कहा है, हमने समाज का सभी वर्गों के लिए कहा है, समाज के सभी वर्गों आप एक बार पढ़ लीजिएगा अपना घोषणा पत्र। जी, मैं तो पीछे आ जाता हूँ। यहाँ कुछ लोग कहना चाह रहे हैं कुछ। जी बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा मातृशक्तियों को सम्मान दिया है। इसका उदाहरण है कि हमारे देश की राष्ट्रपति भी एक महिला है। जो आप बोल रहे हो ये सरासर गलत है। दूसरा, रोजगार का बोल रहे हो, सबसे ज्यादा रोजगार मध्य प्रदेश में दिए गए हैं। और महापौर जी के लिए वहां से बोला गया था, विजनरी लीडर है हमारे। यातायात में प्रवासी भारतीय दिवस में अगर किसी ने यातायात के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो पहले, और उसी आदिवासी राष्ट्रपति महिला को राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण नहीं देते हैं। इससे बड़ा और क्या? ठीक है। ये लोग अपनी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के बारे में कितना सहमत है, ये इनसे भी पूछ लीजिए। ये अपनी वेल्थ बांटेंगे 50% लोगों में कि नहीं, ये भी पूछ लीजिए। ये पूछ रहे हैं कि आप अपनी वेल्थ बांटेंगे 50% लोगों में। और एक और सुझाव ये दे रहे थे कुछ देर पहले कि कांग्रेस शुरू क्यों नहीं कर देती कि हम अपनी वेल्थ जो निकाल करके पहले दे देते हैं और फिर बाकी देश से भी आह्वान कर लेंगे। देखिए, आप जो ये सवाल कर रहे हैं, ये उनका सवाल है कि आपका सवाल है? पहले तो ये बताइए। मेरे सारे सवाल जनता के सवाल हैं। आपने ये कहा 50% की बात कहाँ कही गई है? उनका काम है जनता के सवाल पूछना। आपको
गलतफहमी है गौतम सवाल जी। पूछना। गौतम जी, आपको ये गलतफहमी है नहीं, कि नहीं, आपको उनका ये काम है गलतफहमी जनता का कि सवाल हम केवल पूछना। यहीं आते हैं। हम दिन भर जनता के बीच में रहते हैं। हम भी जनता के बीच में रहते हैं। आपको न्यूज़ सवाल ही नहीं 24 का आप काम है इस पर जवाब जनता का दीजिए। सवाल जी, पूछना। जी जी इनको आप जवाब दीजिए। इनको लोकतंत्र के किसी स्तंभ पे भरोसा नहीं है। देखिए, भारतवर्ष के चहुमुखी विकास में हमारे जितनी सड़कें, फ्लाईओवर जो बन रहे हैं, क्या उसमें आपकी कारें नहीं दौड़ रही हैं? क्या हम भेदभाव कर रहे हैं आपके साथ? आप हमारे इस विकास की धारा में सम्मिलित है ना? आपको क्या लगता है, क्या वाकई में विकास जो है वो एक वर्ग के लिए हो रहा है, तुष्टीकरण चल रहा है, यहाँ पर दूसरे वर्ग को आप अनसेफ फील करा रहे हैं? देखिए, पहली बार 2014 के बाद गति के साथ प्रगति से काम हो रहा है, विरासत को लेके काम चल रहा है। आप देखिए, पहले होता था पुराने प्रधानमंत्री होते थे, भूमि पूजन करके जाते थे, और दूसरी कई सरकारें आती थी तो वो रिबन काटने का काम करती। आज जो भूमि पूजन करता है वही रिबन काटे। 70 सालों से कांग्रेस ने क्या किया? झूठे वादे किए। 2018 में फिर से कांग्रेस को मौका मिला। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन 18 में मौका मिला। मध्य प्रदेश की धरती पर राहुल गांधी जी आए। 2018 में राहुल गांधी जी इस धरती पे आए और बोले कि 10 दिनों में मैं 2 लाख कर्जा माफ कर दूंगा, 4000 युवाओं को स्टाइपेंड दूंगा। कुछ भी नहीं दिया। 15 महीने की सरकार चली गई, और उसके बाद जब चुनाव होते तो 166 भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती। कांग्रेस हमेशा नकार रही है। युवा नकार रहे हैं, बुजुर्ग नकार रहे हैं, महिलाएं नकार रही, सभी नकार रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर कोई कुछ कहना चाहेगा? पीछे जी। अभी 6 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी का मैनिफेस्टो में था, माननीय नड्डा जी ने कहा था किसानों को 2700 रुपए किसानों को गेहूं का दाम देंगे, पर आज 2275 के बिल बन रहे किसानों के। इस पर महापौर जी आपसे। भार्गव जी, आपको सवाल बहुत जायज सवाल है, आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, अभी एमएसपी 2275 तय है और 2700 रुपए जाएगा। 2700 रुपए ही देंगे। अभी 2275 है। आचार संहिता हटेगी और जो वादा किया है वो पूरा करेंगे। गेहूं की खरीदी हो गई है महापौर जी, और आपने आपका वादा नहीं निभाया। और दूसरी चीज, अग्निवीर योजना आपने लॉन्च करी थी, आपने कहा था स्थायी भर्ती बंद नहीं करेंगे, वायुसेना और थल सेना की स्थायी भर्ती बंद कर दी। इसका क्या जवाब है? सर, आपसे एक सवाल है। एक मिनट सर, एक आपसे सवाल है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम 80 करोड़ को फ्री का मुफ्त का अजान दे रहे हैं, सबको अनाज दे रहे हैं, है ना? तो जब 80 करोड़ जनता हमारे हिंदुस्तान में गरीबी है, तो गरीबी के ऊपर कितने जनता है हमारी जो आपको देना पड़ रहा है, और फिर विकास कहाँ है? एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है कांग्रेस से क्वेश्चन है, ये कौन प्रधानमंत्री है जिसने ये बोला? कौन प्रधानमंत्री है जिसने बोला कि भारत के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है? मनमोहन सिंह। सुन लीजिए। अरे सुन तो लो, उत्तर तो सुन लो भाई। आज से पहले राजीव गांधी जी कहते थे, उन्होंने प्रश्न पूछा, उत्तर तो सुन लो। राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ और नीचे 10 पैसे जाते हैं। प्रमाण आप जानते हो, ये आप खाते थे। सर, ये क्या, एक मिनट रुक जा, ये चुनाव क्या हिंदू मुस्लिम के लिए होगा या मुद्दे और दलित के लिए होगा? सुनो, मैं महापौर जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। सुनो यूनुस भाई, महापौर जी से एक सवाल करना चाहता हूँ कि थोड़ी सी बारिश होती है तो इंदौर के अंदर जगह जगह पानी भरा जाता है, क्या ये इंदौर का विकास है? महापौर जी, बारिश में पानी जल भराव की समस्या बड़ी है जी। अब सुनो ना उसको। ऐसा है, पानी जब गिरता है तो जल भराव होता है, और जब जल भराव पिछले साल हुआ 87 जगहों पे, सुनने की आदत डालो। आपने सुना नहीं ना, इसलिए खत्म हो गए। दूसरों की सुनो। कांग्रेस लोगों की सुनती रहती तो खत्म नहीं होती। नहीं, क्या अब हमारी सुन लो, अब महापौर की तो सुन लो। मेरा कांग्रेस से सवाल है कि कांग्रेस की टैग लाइन है, एक मिनट, कांग्रेस की टैग लाइन है हाथ हालत बदल देगा। रायबरेली और अमेठी 60 साल से वहाँ कोई हालात नहीं बदले हैं। कांग्रेस के खुद के हालात नहीं बदल पाए 60-70 सालों में, तो देश के हालात कैसे बदलेंगे? ठीक है, एक मिनट। रायबरेली पे इंदौर का कोई सवाल लेना चाहेगा? इंदौर का सवाल लीजिए जी। इंदौर का सवाल महापौर जी से वही सवाल कर रहा था, फिर कहूंगा कि कंप्यूटर लैब बंद है, नगर निगम की पूर्णतः बंद है। वहाँ पे आज तक कोई बिलिंग सेक्शन और जो भी काम हो रहे हैं वो सब लिखित हो रहे हैं, कंप्यूटराइज नहीं हो रहे हैं। 6 महीने से महापौर जी, ये बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं आपकी कंप्यूटर शाखा में, क्या गड़बड़ी? डिजिटल इंडिया में कोई गड़बड़ी नहीं है।
जो मध्य प्रदेश का आप सुनते नहीं उनके प्रश्न लेने के बाद। अमित धैर्य रखो, उनसे तो ठीक से बात करो। अरे अपने लोगों से अच्छे से बात करते रहते तो कांग्रेस खत्म नहीं होती। ये नेताजी बनने की ख्वाहिश नहीं, ये कांग्रेस की समस्या ये रही। महापौर जी का जवाब आने दीजिए। जब नोटा और मोदी, नोटा आपको लगता है नोटा जीतेगा? नोटा है क्या? यहाँ की 9 बार की सांसद चुनी गई है इंदौर की, उन्होंने खुद बोला कि मेरे से लोग कह रहे हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे। ताई जी खुद बोलेंगे नोटा को। ठीक है, ये लोग कहते हैं नोटा जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी या नोटा जीतेगा? भैया यहाँ से भारतीय जनता पार्टी पिछले 30 सालों से जीत रही है। इनका कैंडिडेट भग गया तो ये नोटा। इंदौर में जो कल्याणकारी काम हुए हैं, आप इंदौर का मुद्दा उठा रहे हैं बार बार। जो कोरोना काल में इंदौर को जरूरत थी, वो हमारे अभी जो माननीय सांसद जी हैं, जो पुनः प्रत्याशी बने हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से पूरे किए। और ये हमारे 8 लाख बार जीतेगी बीजेपी। 8 लाख बार जीत रहे हैं आप लोग? बिल्कुल जीत रहे हैं। आप लोग क्या हरा रहे हैं? क्या इस बार हरा रहे हैं? इस बार अरे आज वैक्सीन का फोटो कट गया, कितना बड़ा वैक्सीन कोविशील्ड का पैसा। ठीक है, ये बिल्कुल सही सवाल है। ठीक है, सारे कांग्रेसी भाइयों से मैं बोलना, वैक्सीन लगी तो जिंदा हो, आप वैक्सीन लगी तो जिंदा हो। ठीक है। चूंकि समय खत्म हो रहा है, एक बार छोटा सा सवाल बस जल्दी क्योंकि मेरे मेहमान हैं। आप बताइए सर, क्या आपको लगता है आपको वोट मिलेगा? और इस बार दिल्ली में जो स्थिति हुई है उसके बाद आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति होगी? देखिए 100% दिल्ली और पंजाब में हम बहुमत से आ रहे हैं और पूरे देश में आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और अच्छी तरह से जीतने जा रही है। ठीक है, आपको लगता है नोटा कितना क्या इस बार कमाल करेगा? नोटा इस बार पूरा कमाल करेगा और भारतीय जनता पार्टी बहुत मतों से नोटा से हारेगी पहली बार। ठीक है, भार्गव साहब कितने मतों से का रिकॉर्ड बनाएंगे आप जीतने का? में इस बार चुनाव हम पिछली बार जितने वोटों से जीते थे उससे ज्यादा वोट से जीतेंगे। आपको क्या लगता है इंदौर की जनता इस बार क्या रिजल्ट देगी? इंदौर की जनता को विकल्प के रूप में जनहित पार्टी ने अपना कैंडिडेट दिया है और हमें विश्वास है कि हम भी विपक्ष में हैं। ठीक है, चलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं इंदौर की जनता को अपनी बात रखने के लिए। आप चाहे नोटा दबाइए, चाहे बीजेपी को जिताइए या निर्दलीय को जिताइए, लेकिन मेरी ये दरख्वास्त है कि वोट करने जरूर जाइए, क्योंकि ये लोकतंत्र का महासमर है। इसमें अपने वोट की आहुति दीजिए। इंदौर की जो शैली है, इंदौर का जो कल्चर है, उसे बरकरार रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 24 का ये 24 का चलता रहेगा दूसरी भी जगह से। फिलहाल इस जगह के लिए बस इतना ही। नमस्कार।